स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप के करैक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बता रहा है कि पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है कि कहने का मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको जब मर्ज़ी स्टार्ट कर सकते हैं और जब मर्ज़ी हम इसको बंद कर सकते हैं। विल के यानी कि इच्छा के अकॉर्डिंग है कि अगर हमने चाहा तो हमने अपनी पार्टनरशिप बना ली, कितने टाइम पीरियड है वो उसमें स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, और जब चाहें अगर एक पार्टनर उसको अगर नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहता पार्टनरशिप को, तो वो क्या कर सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप is formed for indefinite period and is known as partnership at will। क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं जितने मर्जी टाइम के लिए। और जब हम एक पार्टनरशिप में दो अगर पार्टनर है तो और एक चाहता है कि हम आगे कंटिन्यू ना करें, तो वो उसका डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, द पार्टनरशिप कंटिन्यूज अप to the time to the partners want it and will come to an if they decide to dissolve it। ठीक है, तो उनकी मर्जी के अनुसार चलता है, जब तक वो चाहे तब तक पार्टनरशिप चलाएंगे। और उनमें से अगर एक डिसएग्री है कि आगे मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो वो अपनी पार्टनरशिप को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि एक डेफिनेट वर्क के लिए उन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप स्टार्ट की है कि जब तक वो वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो पार्टनरशिप चलती रहेगी, और जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। सो व्हेन द पार्टनरशिप इज स्टार्टेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क देन इट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, व्हेन द वर्क इज़ कंप्लीटेड देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। मतलब जैसे काम खत्म हो गया, हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। एग्जाम्पल के लिए, टू पर्सन एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज। द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज़ कम्प्लीटेड। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आप पार्टनरशिप में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी पार्टनरशिप जो डीड है वो भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और आपकी जो पार्टनरशिप जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप ख़त्म हो गई क्योंकि काम जो अपने साथ करना था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर सेकेंड है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। किसके बेसिस पे है, लायबिलिटी के बेसिस पे। ये भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है जनरल पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ अनलिमिटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है, हमने शुरू से ही पढ़ा है कि पार्टनरशिप का ये फीचर होता है कि जो हमारी पार्टनरशिप है उसमें अगर मान के चले नुकसान हो रहा है तो दोनों बेयर करते हैं। ठीक है, दोनों पार्टनर क्या करेंगे, दो या जितने भी पार्टनर है वो सारे एक साथ लॉस बेयर करेंगे। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। और हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी पर्सन को मना नहीं है कि अब आप पार्टनरशिप में कि आप मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट वो उनकी विलिंग पे होते हैं कि वो एक पर्सन को कह देते हैं कि हाँ मेरे बदले आप काम संभाल लीजिए। ठीक है, सो ऑल द पार्टनर्स आर कलेक्टिवली एंड पर्सनली लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ये मैंने आपको बता दिया है। इट मीन्स दैट पर्सन प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज टू मीट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इफ एसेट्स आर नॉट एबल टू पे द बिजनेस लायबिलिटी। सो यही इसकी जो मेन है बात पार्टनरशिप में, वो यही होती है कि अगर आपका पार्टनर मान के चल रहे पार्टनरशिप में आपको कोई लॉस हो गया तो जितने भी पार्टनर है वो सब मिलके उसको क्या करेंगे, बेयर करेंगे। और अगर वो एसेट जो हमारी फर्म की है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है उनकी लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो उसमें हम पर्सनल जो हमारी एसेट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं फॉर पेइंग डेट। ओके, फिर आती है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो लिमिटेड का मतलब क्या होता है, अगर आपने पार्टनरशिप तो की और आगे वर्ड क्या लगा दिया, लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, क्या लगा दिया, लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे हमारी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से। तो इसमें क्या बोल रहा है, वो आपको कह रहा है कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसमें क्या करते हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लिमिटेड, कि भाई जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मैं इतनी ही लायबिलिटी पे करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। जनरली क्या होता है पार्टनरशिप डीड में कि मान के चल रहे हैं कि हमने पैसा जितना मर्जी लगाया, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो अगर
मान के चल रहे कि लॉस हो गया तो क्रेडिटर्स को हम अपनी पर्सनल एसेट से भी पे करेंगे। बट अगर हमने पार्टनरशिप में ऑलरेडी लिख दिया है कि हम लिमिटेड पार्टनरशिप में हैं, तो वो आपकी जो जहाँ तक लिमिटेड लिखे बस वहीं तक ही आप लायबल होंगे, उससे आगे पे नहीं करना। इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड वाइल लायबिलिटी ऑफ अदर्स में बी लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि क्या कर देंगे, आपकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर देंगे। द पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स वाइल दोज विच अनलिमिटेड लायबिलिटीज आर कॉल्ड जनरल और एक्टिव पार्टनर्स। तो देखो, मान के चलो आपको पैसे की नीड है, ठीक है, आपको पैसे की नीड है और आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, बट जो सामने वाला पर्सन है वो ये कह रहा है कि मैं पार्टनरशिप तो करूँगा, ठीक है, बट लिमिटेड पार्टनरशिप करूँगा। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट होगा तब तो मैं लूँगा, बट अगर लॉस होगा तो आप लोग बेयर करेंगे। तो पार्टनर इस एग्रीमेंट के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है। तो जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड कर दी कि हाँ भाई तू इतनी ही लायबिलिटी पे करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, तो वो तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड कर दी, उसको तो हम कहेंगे स्पेशल पार्टनर, ठीक है, कि भाई तेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, इससे ज़्यादा पे नहीं करना, जितना तूने लगाया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब तेरी पर्सनल एसेट यूज़ नहीं की जाएगी। बट इनके अलावा जो बाकी के पार्टनर हैं उनकी जो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उनको हम जनरल और एक्टिव पार्टनर कहते हैं, ठीक है। जो इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड किसकी होती है, स्पेशल पार्टनर की, जो ये बोल कर आया है पार्टनरशिप में कि भाई मैं तो लिमिटेड लायबिलिटी ही पे करूँगा, अनलिमिटेड पे नहीं करूँगा। और पार्टनर्स इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है। द लायबिलिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर इज लिमिटेड ओनली टू देयर कैपिटल। अभी मैंने आपको बता दिया जितना वो पैसा लगाएगा बस उतना ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कहने का मतलब उसकी पर्सनल एसेट यूज़ नहीं की जाएगी, ओके। वेयर एज द लायबिलिटी ऑफ जनरल पार्टनर कैन गो बियॉन्ड देयर कैपिटल। जो जनरल पार्टनर है उसको तो पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी अगर मान के चल रहे हैं कि कल को लॉस हो रहा है तो उसकी पर्सनल जो एसेट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि जो पार्टनरशिप होती है वो कितनी तरह की होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं। देखो बेटा, जब हम पार्टनरशिप रीड करते हैं या पार्टनरशिप में जाते हैं तो क्या होता है कि पार्टनर्स अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, सीक्रेट पार्टनर। तो एक बहुत तरह के जो क्या होते हैं पार्टनर्स होते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मेनली बिजनेस को चलाता है वो कौन होता है, हमारा एक्टिव पार्टनर। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड दे मे बी क्लासिफाइड एज अंडर। फर्स्ट, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर देखो नाम से क्लियर हो रहा है, जो क्या है, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव है, यानी कि जो लेन देन होगा क्रेडिटर से या जो भी आप बिजनेस की जो भी बिजनेस से रिलेटेड आपके काम होंगे वो सारे कौन संभालेगा, एक्टिव पार्टनर संभालेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि बिजनेस कौन किसकी देखरेख में होगा, तो बिजनेस किसकी देखरेख में होगा, एक्टिव पार्टनर। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वही क्रेडिटर से डील करेगा, सप्लायर से डील करेगा। तो यानी कि मेन फंक्शन जो करता है पार्टनरशिप में वो हमारा कौन कहलाता है, एक्टिव पार्टनर। एन एक्टिव पार्टनर इज़ वन हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो भी आप डे टू डे वर्किंग करें, यानी कि रॉ मटेरियल हो गया, क्रेडिटर से मिलना हो गया, सप्लायर्स वगैरह से मिलना हो गया, सारा काम कौन करता है, हमारा एक्टिव पार्टनर करता है। तो इसके मेन काम क्या हो सकते हैं, मैनेजिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोल करना, एडवाइस देना, ये सारे इसके काम है हमारे एक्टिव पार्टनर के। सो अभी मैंने आपको बताया वो क्या क्या करता है, मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एडवाइस देता है और कंट्रोल करता है, ठीक है, कौन, एक्टिव पार्टनर। फिर दूसरा हमारा पार्टनर आता है स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर। देखो स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर का क्या मतलब है, स्लीपिंग का क्या मतलब होता है, सोता रहने वाला इंसान के, हाँ भाई इसको कोई काम ही नहीं है। तो स्लीपिंग पार्टनर भी उसी वर्ड से बना है कि भाई उसको क्या करना है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा बिजनेस में, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि उसने कैपिटल लगा दी और कैपिटल लगाने के बाद जो प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू इस कैपिटल वो मिल जाएगा, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगर मान के चल रहा है कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो पार्टनर्स का 3:2 है, उसमें से एक एक्टिव है और एक स्लीपिंग है, तो अगर 3:2 में से जो 2 रेशियो है वो हमारा स्लीपिंग पार्टनर का है, तो वो अपने रेशियो से लेकर खुश है। उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है बिजनेस में, उसको सिर्फ किससे मतलब है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। सो अ स्लीपिंग पार्टनर इज़ द वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर प्रॉफिट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सारा काम करेगा, लॉस होगा तो लॉस भी बेयर करेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी लेगा, बट वो उसको कोई मतलब नहीं है किससे, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रही है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द कंसर्न, ओके।
उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या काम हो रहा है, सिर्फ उसको कैसे मतलब है कि मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। सो अ पर्सन मे हैव मनी टू इन्वेस्ट बट ही मे नॉट बी एबल टू डिवोट टाइम फॉर द बिजनेस। अब एक पर्सन के पास पैसा तो है लगाने के लिए, पर इतना टाइम नहीं है कि भाई वो पैसे को जो है लगाने के बाद बिजनेस पे ध्यान दे सके। सच अ पर्सन में बिकम अ स्लीपिंग पार्टनर, वो क्या बन जाता है, हमारा स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है। स्लीपिंग पार्टनर अगर लायबिलिटी होगी तो वो तो पे करनी ही पड़ेगी अदर पार्टनर्स की तरह, बट लेकिन वो बिजनेस नहीं चलाता, ठीक है। ही इज़ नॉट नोन टू द पब्लिक एज अ पार्टनर, सो ही मे बी कॉल्ड एज अ सीक्रेट पार्टनर। कभी कभी उसको सीक्रेट पार्टनर भी कह लिया जाता है, क्योंकि जो पब्लिक है, जो पब्लिक है उसको तो नहीं पता, उसको तो यही पता है ना, अगर मान के चलो क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर को तो यही पता है जो एक्टिव पार्टनर है भाई यही बिजनेस चलाता है। किसी को स्लीपिंग पार्टनर के बारे में पता ही नहीं होता क्योंकि उससे देखते ही नहीं है ना। तो डील किससे करते हैं, आपके एक्टिव पार्टनर से। तो कभी कभी क्या कहलाता है, सीक्रेट पार्टनर कहलाता है, बट वैसे सीक्रेट पार्टनर एक अलग है। तो इस कहने का मतलब ये है, जो स्लीपिंग पार्टनर होता है उसको कोई डे टू डे ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं होती, उसे किससे मतलब होता है, प्रॉफिट और लॉस से, कि क्या हो रहा है उसका। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, और लॉस हो रहा है तो लॉस बेयर करता है। देन आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, जो अपना नाम देता है, ठीक है, क्या देता है, अपना नाम देता है। अ नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु लैंड्स हिज नेम टू द फर्म, अपना नाम देता है कि भाई ये मान के चलो जैसे रतन टाटा है, ठीक है, एक बड़ा बिजनेसमैन है। अब अगर वो अपना नाम दे दे किसी छोटी कंपनी को, मान के चले रतन टाटा, टाटा मोटर्स जो है वो अपना नाम दे दे कोई आने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी को, तो क्या होगा, उस टाटा कंपनी से मान के चले जैसे कोई नैनो कंपनी थी, ठीक है, टाटा ने स्टार्ट की थी नैनो में, मालूम है ना। अगर वो नैनो कंपनी टाटा ने स्टार्ट ना की होती, सिर्फ टाटा ने क्या किया होता, रतन टाटा ने अपना नाम दे दिया होता, नाम दे दिया होता उस कंपनी को, तो नाम से क्या फ़ायदा है, नाम से फ़ायदा है कि नोन प्रोडक्ट है टाटा। अगर वो कोई और कंपनी है, अगर वो टाटा के नाम से अपना प्रोडक्ट सेल करेगी तो ईजिली सेल हो जाएगा, क्योंकि वेल स्टेबलाइज कंपनी है। तो क्या होता है, कभी कभी पार्टनर सिर्फ अपना नाम दे देता है और बदले में क्या लेता है, प्रॉफिट, ठीक है, वही बात। A nominal partner is one who lends his name to the firm. He does not contribute any capital, पैसा नहीं लगाता, nor does he share profit of the business. He is known as a partner to the third party. सिर्फ क्या करता है, अपना नाम दे देता है, ठीक है। On the strength of his name, the business may get more credit in the market or may promote its sale, ठीक है। अब क्या होता है कि सिर्फ अपना नाम दे देता है उससे, और जो मान के चलो नाम दे दिया गया तो नाम देने से जो कंपनी है उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल पड़ेगा, क्योंकि वो वेल नोन कंपनी का नाम है ना। A nominal partner is liable to those third parties who give credit to the firm on the assumption of that person being a partner in the firm. पर कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो आपने नाम तो दे दिया, पर लेकिन जो पब्लिक है उसे तो नहीं पता ना कि सिर्फ आपने नाम दिया, आप उसके पार्टनर नहीं है, बट वो यही एज्यूम करके चलती है कि हाँ भाई हम जिसको पैसा दे रहे हैं वो टाटा कंपनी ही है, हमने पैसा लगा रहे हैं, हम टाटा कंपनी में लगा रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि टाटा कंपनी ने सिर्फ उसको नाम दिया, ठीक है। इसके बदले वो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो चार्ज करते ही होंगे अपना नाम देने के लिए, बट बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जो थर्ड पार्टीज होती है वो सिर्फ इस बेस पे क्रेडिट देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कंपनी को हम क्रेडिट दे रहे हैं वो एक वेल स्टेबलाइज कंपनी है, ठीक है। फिर आता है पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो पार्टनर नहीं होता, ठीक है, पार्टनर नहीं होता, बट शो करता है कि मैं पार्टनर हूँ, वो होता है पार्टनर बाय स्टॉपल। कहने का मतलब ये मान के चलो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 पार्टनर है, बट एक 4th पार्टनर और आ जाए, सारी दुनिया को ऐसे दिखाए पार्टिसिपेशन करे, मान के चलो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन कर रहा है, क्रेडिटर्स से भी मिल रहा है, सप्लायर से भी मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो सबको क्या लगेगा भाई ये भी पार्टनर होगा तो इतना सब कुछ कर रहा है ना। तो पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या होता है, वो एक्ट ऐसे कहता है जैसे मैं एक पार्टनर हूँ, बट वो पार्टनर नहीं होता। व्हेन अ पर्सन इज नॉट अ पार्टनर बट पोजेस हिम एज अ पार्टनर आइदर बाय वर्ड्स और राइटिंग और बाय हिज एक्ट, ही इज कॉल्ड पार्टनर बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट। तो उसको क्या कहते हैं, हम होल्डिंग आउट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल। है तो नहीं पार्टनर बट शो कर रहा है। अ पार्टनर बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट शेल बी लाइबल टू आउटसाइडर who deal with the firm on the presumption of that person being a partner in the business. Even though he is not a partner, he does not contribute anything टू द पार्टनर टू द बिजनेस। कहने का मतलब ये लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई ये भी एक पार्टनर है, ठीक है, और वो भी जो क्या सोचते हैं कि भाई हम डील कर रहे हैं इसके साथ क्योंकि ये भी एक पार्टनर की तरह ही सब कुछ ट्रीट कर रहा है, तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये भी एक प्रिज्म करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि ये भी क्या होगा, एक पार्टनर ही होगा, जबकि वो पार्टनर होता नहीं है। ना तो उसने कैपिटल लगाई होती, ठीक है, और ना इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बट स्टिल लोग क्या सोचते हैं क्योंकि भाई इतना एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन कर रहा है तो जरूर ये भी एक
पार्टनर होगा। देन आता है आपका सीक्रेट पार्टनर। देखो सीक्रेट पार्टनर कौन होता है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सीक्रेट जिससे छुपा हुआ पार्टनर, है ना। द पोजिशन ऑफ अ सीक्रेट पार्टनर लाइज बिटवीन एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर। मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्लीपिंग पार्टनर है वो सीक्रेट पार्टनर है, क्योंकि दुनिया को उसके बारे में पता नहीं होता, फिर भी वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा होता है। इसीलिए जो सीक्रेट पार्टनर है उसको एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के बीच में रखा गया है। हिज मेंबरशिप ऑफ द फर्म इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर्स। बाहर वालों को नहीं बताया जाता कि भाई ये एक पार्टनर, ये भी हमारा एक पार्टनर है, बट उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस होगा तो वो भी बेयर करेगा और प्रॉफिट होगा तो उसको भी दिया जाएगा। तो हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ही इज लायबल फॉर द लॉसेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ही कैन टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस पे, वो करता नहीं है, वो सीक्रेट पार्टनर होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया से उसको छुपाया हुआ होता है। सेम स्लीपिंग पार्टनर में भी यही होता है कि वो दुनिया से छुपा हुआ होता है, बट लेकिन स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है, वो काम करता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, काम ही नहीं करता, बट उसको बस प्रॉफिट और लॉस से मतलब होता है। प्रॉफिट हो गया तो ले लिया, लॉस हुआ तो बेयर कर लिया। बट जो सीक्रेट पार्टनर वो दुनिया से तो सीक्रेटली बताया नहीं गया है दुनिया को, बट वो पार्टिसिपेशन कर सकता है वर्किंग ऑफ द बिजनेस में, और करता भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप कहाँ पर सूटेबल है, किस जगह पर हम पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसमें हमें फ़ायदा हो। देखो पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई इंडिविजुअल जो होता है उसके पास लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड कैपिटल होती है, ठीक है, वो रिस्क उसको खुद ही बेयर करना पड़ता है। ये सब कारण की वजह से हम क्या लेकर आए थे, पार्टनरशिप लाए थे। अब वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पार्टनरशिप है वो कहाँ कहाँ सूटेबल है। So partnership form of organization was developed because of certain limitation of sole trade form of organization। अभी मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशन थी उसी की वजह से हम क्या लेकर आए थे, पार्टनरशिप लेकर आए थे, ताकि जो है एक से ज़्यादा पर्सन होगा तो लायबिलिटी भी वो बेयर कर पाएगा उसकी, और उसके साथ साथ कैपिटल भी दे पाएगा और मैनेजरल स्किल भी होगी, ठीक है। सो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल अंडर सर्टन सिचुएशन। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो सूटेबल है। सो फर्स्ट है हमारी मैनेजरल एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैनेजरल एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, जहाँ हमें ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही पर्सन के पास कैपिटल है तो लिमिटेड ही लगाएगा, बट अगर मुझे ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है तो मैं क्या करूँगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो मैं एक पार्टनर ऐड कर लूँगी, ठीक है। और मैनेजरल का भी मैंने बताया था कि एक पर्सन हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो अगर 2 पर्सन है या 3 पर्सन है तो उनके अलग अलग एक्सपर्ट होंगे अलग अलग फील्ड में, तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी मैनेजरल रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। तो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, द इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज पॉसिबल ओनली थ्रू मोर इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे के लिए पार्टनर चाहिए होंगे जो मुझे पैसा लगा सके मेरे बिजनेस में। सो बिजनेस मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। इसके साथ साथ हमें एक क्वालिफाइड पर्सन भी चाहिए जिसके हम स्किल का यूज़ कर सके बिजनेस में। सो अ पार्टनरशिप कंसर्न कैन अरेंज मोर फंड एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं पार्टनरशिप में, और जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, मैनेजर स्किल का यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में। फिर है सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंसर्न। कहने का मतलब यह है कि आप अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या मीडियम स्केल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब तो पार्टनरशिप सूटेबल है, बट अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे करना चाहते हो तो पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप सूटेबल नहीं है, क्योंकि लार्ज स्केल पे करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए हमें पब्लिक बोरोइंग करनी पड़ती है, जिसके लिए हम बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप है वो किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंसर्न, जहाँ जो कैपिटल होती है वो मीडियम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस कंसर्न। इन सच कंसर्न द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इज़ मॉडरेट। ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ना बहुत कम चाहिए। फिर है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद कंज्यूमर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर का कहने का मतलब ये है कि कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है, किससे, कंज्यूमर से। जैसे कि जो प्रोफेशनल सर्विस होती है चार्टेड अकाउंटेंट की, सॉलिसिटर्स की, डॉक्टर की, तो एक्सेट्रा रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट्स। तो इन होलसेल एंड रिटेल ट्रेड ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी टू कंज्यूमर इज़ रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहना चाहता है कि अगर मैं पार्टनरशिप
मतलब मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो मैं ये भी देखूँगा कि जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्ट मेरे कंज्यूमर से हो सके, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपने कोई होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो जो एक पार्टनर होगा, एक्टिव पार्टनर, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे हो जाएगा, कंज्यूमर से हो जाएगा। और जो बाकी है, मान के चलो कोई दूसरा पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, वो रॉ मटेरियल वगैरह का काम संभाल रहा है, एक क्या कर रहा है, कंज्यूमर से डीलिंग का संभाल रहा है। तो क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जहाँ कंज्यूमर का ज़्यादा होता है, ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पर भी हम पार्टनरशिप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड की। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैंने आपको जब पार्टनरशिप स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पार्टनरशिप जब हम रिटर्न में, जब लोग जो होते हैं, जो पार्टनर्स हैं, अगर रिटर्न में एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, जो भी काम आपकी पार्टनरशिप में होगा उस डीड के अकॉर्डिंग ही होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पार्टनरशिप अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, अमंग पार्टनर्स। दिस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में बी ओरल और राइटिंग। मैंने बताया था ओरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। जो रिटर्न में होगा उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो रिटर्न में क्यों कहा गया, पहले तो ओरली लोग कहते थे हाँ तू मेरा पार्टनर मैं तेरा पार्टनर, पब्लिक जानते हैं और हो गया। बट लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए कि पार्टनर ने तब तो पहले तो स्टार्टिंग में हाँ कर दी कि हाँ मैं तेरा पार्टनर हूँ, बट लेकिन जब मान के चलो प्रॉफिट हुआ तो एक पार्टनर ने दूसरे को देने से मना कर दिया कि भाई मैं क्यों दूँ। तो क्या हो गया, इससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग गई। फिर दूसरे में क्या हुआ कि मान के चलो अगर लॉस हुआ है तो दूसरे वाले ने कहते मैं क्यों लॉस बेयर करूँ, अब फॉर्म तो तेरी है। तो क्या होने लग गया, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई, क्योंकि ओरल है ना, रिटर्न में तो कुछ था ही नहीं। तो अगर एक मना भी कर देगा तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, जब हम इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमने क्या कहा कि भाई पार्टनरशिप डीड बनाओ, रिटर्न में बनाओ, ताकि जो पार्टनर है वो मुकरे ना अपनी बात से, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकते। So a document containing terms and condition of the partnership agreement is known as partnership deed, जिसमें सब कुछ लिखा है कि आपका पार्टनरशिप आपकी कैसी है, कौन कितना रेशो शेयर करेगा, कौन कितनी लायबिलिटी शेयर करेगा, वो सब किस में लिखा होता है, हमारा पार्टनरशिप डीड में। द टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन आर पुट इन राइटिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर पे सब कुछ लिख लिया जाता है। एंड इट ऑल्सो कंटेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर की, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या करेगा, ये सब उसमें लिखा होता है। किस लिए बनाते हैं हम, ताकि स्मूथ वर्किंग हो सके फर्म की। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में। फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, सब कुछ लिखा है, कितना कौन कैपिटल लगा रहा है, कहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होगी, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स कैसा रहेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट कैसा रहेंगे, कि भाई जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो या सबके अपने पर्सनल अकाउंट है, कि करंट अकाउंट है, कि कोई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा तो कौन सा प्रोविज़न हम फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देंगे, ड्राइंग पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। शायद आपको पता ही होगा, कैपिटल जो लेकर आता है उस पर इंटरेस्ट पे करता है फर्म जो होती है। ड्राइंग्स के बारे में भी पता होगा आपको कि जो पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बिजनेस से पैसा लेते हैं तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है और उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और कैपिटल लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट उनको मिलता है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, जो एक्टिव पार्टनर है उसकी सैलरी भी फिक्स होती है। सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑन रिटायरमेंट और डेथ, किसी की डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गई तो कितना पैसा देना है, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमने क्या किया, पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप करें, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्टर करवा रहे हैं उसको। बट देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पार्टनरशिप होती है वो ओरल और रिटर्न दोनों में ही होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, बट आप करवाएंगे तो किसके अंडर हो गए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपल्सरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन इंडिया, देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस। अगर चाहो तो आप कर सकते हो और चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन ना भी करवाओ, ठीक है। बट जो अनरजिस्टर्ड मान के चल रहे हैं कि फर्म्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड मान के चल रहे पार्टनरशिप होती है ना, तो वो प्रिजुडिस नहीं होती कुछ केसेस में इन कंपैरिजन टू रजिस्टर्ड फर्म। तो अगर मान लो रजिस्टर्ड फर्म है, तो अगर कोई मान के चल रहा है कि कोई केस वगैरह हो रहा है या पार्टनर्स वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, आप इजीली आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है या ये नहीं हुआ। बट लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो क्या मानना है कि भाई जब अनरजिस्टर्ड है तो आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही नहीं है, तो वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं चलेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली
द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी बट इनडायरेक्टली इट इज़ सो। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस स्मूथ फंक्शनिंग करे और सब कुछ सही रहे, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉडुलेंट वर्क ना हो, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, ठीक है। बट लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते। तो डायरेक्टली तो ज़रूरी नहीं है, एक्ट नहीं कहता आप करवाओ, बट लेकिन आप खुद की फैसिलिटी के लिए करवाते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में वो क्या कहना चाहता है कि क्या करते हो आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक प्रोसीजर फॉलो करोगे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो उस प्रोसीजर में पहला क्या होता है कि अगर मान के चल रहे हो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो अपने पार्टनरशिप की, तो फाइलिंग एंड एप्लीकेशन आप क्या डालोगे, आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे। द फर्स्ट थिंग इज़ टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है वो आपको एक फॉर्म दे देगा, फॉर्म जो है वो आपको एक फॉर्म दे देगी और आप उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इज़ ऑल्सो डिपॉजिट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। अब आप किसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो उसमें क्या क्या होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन फिल करें। ऑब्वियसली बात है, नेम होगा, पार्टनर नेम ऑफ द फर्म होगा, पार्टनर्स का नाम होगा, प्रिंसिपल प्लेस होगा बिजनेस का कि कहाँ पर है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स होगा, डेट होगा कि जब आपने ज्वाइन किया है फर्म। इफ़ द फर्म इज स्टार्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड देन द पीरियड शुड बी मेंशन। मैंने आपको बताया ना पर्टिकुलर पीरियड की, अगर आप मान के चल रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कर रहे हैं कि 2 साल 3 साल, या कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया उस बेस पे कर रहे हैं, तो वो टाइम भी आपको डालना पड़ेगा। इफ़ द फर्म इज स्टार्टेड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट देन इट शुड ऑल्सो बी गिवन। कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट। क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट, ठीक है। सो जब द पर्टिकुलर्स सबमिट टू द रजिस्ट्रार आर एग्जामिन, जब रजिस्ट्रार आपके जो भी आपने सबमिट करी हुई एप्लीकेशन के साथ, फॉर्म के साथ सामान, उसको अगर अच्छे से एग्जामिन कर लेगा तो इट इज़ ऑल्सो सीन वेदर ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैव बीन ऑब्जर्व और नॉट। ये भी देखेगा कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरी फॉलो की है, फिल की है या नहीं की है, पूरी सब कुछ फॉलो करते हुए आपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट की है या नहीं। इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, अगर सब कुछ ऑर्डर में है, ठीक है, जैसा कहा गया वैसा ही आपने सब कुछ किया है, देन द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, द फर्म इज़ कंसिडर्ड रजिस्टर्ड देयर ओन। तो आपकी फर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के, तो अब मैंने आपको भी पहले बताया कि फ्रॉडुलेंट वर्क से बच सकते हैं दोनों में से कोई भी पार्टनर हो, ठीक है। और फर्म को भी क्या क्या होता है, एडवांटेजेस होते हैं। क्यों, फर्म को कैसे एडवांटेज होते हैं, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि ना, देखो जो फर्म है, अगर मैं कहूँ कि आपके रजिस्ट्रेशन हो रखा है फर्म का, तो क्या आपके साथ आपको ये जो भी राइट्स हैं पार्टनर्स के वो पूरे क्लियर होंगे, सब कुछ अच्छे से पता होगा कि किसको क्या काम करना है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो उससे क्या होगा कि जो स्मूथ वर्किंग होगी किसकी, फर्म की। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट यही है, एडवांटेज टू द फर्म, कि फर्म को क्या फ़ायदा है, द फर्म गेट्स अ राइट टू स्यू थर्ड पार्टी इन सिविल सूट फॉर गेटिंग इट्स राइट एंड फोर्स। देखो जब आपकी खुद की एक फर्म बन गई तो अब लीगल एंटिटी बन गई। लीगल एंटिटी का कहने का मतलब होता है वो खुद की एक पहचान होगी फर्म की, ठीक है। तो फर्म गेट्स अ राइट टू स्यू, केस कर सकती है थर्ड पार्टी। अगर मान के चलो कोई पार्टी है, अगर वो पैसे नहीं दे रही है या कोई कुछ भी है, तो अपने राइट के लिए उस पर केस कर सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन द फर्म कैन नॉट स्यू आउटसाइड पर्सन इन कोर्ट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपकी एक सीक्रेट, आपकी सेपरेट एंटिटी बन चुकी है, आपके पास क्या है, आपका खुद का नाम है फर्म का, तो आप किसी पे भी केस कर सकते हो। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रखा, आप लॉ के अंडर ही नहीं आ रहे हो, तो आप किसी पे केस नहीं कर सकते अगर कल को वो फ्रॉड करता है तो। उसके बाद बात की है एडवांटेजेस टू क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर को क्या एडवांटेज होगा, ऑब्वियस सी बात है, मान के चलो कल को अगर क्रेडिटर को पैसे नहीं मिले, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो जो क्रेडिटर है वो पार्टनर्स पे केस कर सकता है। कैसे, अ क्रेडिटर कैन स्यू एनी पार्टनर फॉर रिकवरिंग हिज मनी ड्यू फ्रॉम द फर्म। फर्म में अगर मान के चलो आप रजिस्ट्रेशन हो रखा है फर्म का, तो वो रजिस्टर्ड कंपनी है और कल को आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो क्या कर देगा, केस कर देगा। ऑल पार्टनर्स हुज नेम आर गिवन इन द रजिस्ट्रेशन आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू द आउटसाइडर। वो अब रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उन्हें पैसे पे करना ही पड़ेगा। तो जो क्रेडिटर्स होंगे वो क्या हो गए, सेफ हो गए ना कि भाई पैसा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो एडवांटेज किसको हो गया,
क्रेडिटर्स को। अब देखो पार्टनर को क्या एडवांटेज है, ऑब्वियस सी बात है उसके साथ कोई फ्रॉडुलेंट वर्क नहीं होगा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट नहीं कर सकता। द पार्टनर्स कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट ईच अदर इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर। अगर दो पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो एक दूसरे को केट में जो कोर्ट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्यू कर सकते हो, केस कर सकते हो, ठीक है। द पार्टनर्स कैन स्यू आउटसाइड पार्टीज ऑल्सो फॉर रिकवरिंग देयर अमाउंट ड्यू। और पार्टनर क्या कर सकते हैं, अगर कोई बाहर की कंपनी है वो पैसा नहीं दे रही तो उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। एडवांटेज टू इन कमिंग पार्टनर, देखो कमिंग पार्टनर मतलब होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो अगर वो रजिस्टर्ड फॉर्म है तो उसको तसल्ली रहेगी कि जो मेरे राइट है वो क्या है, वो सेफ़ है, मतलब जो बाकी के दो पार्टनर वो मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड है। अगर कल को वो चीटिंग करेंगे तो मैं उनके खिलाफ केस कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है एडवांटेज टू ऑन गोइंग पार्टनर्स। ऑन गोइंग मतलब आप कोई जाने वाला पार्टनर है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म बेनिफिट्स टू ऑन गोइंग पार्टनर्स इन अ नंबर ऑफ वे। कैसे, द ऑन गोइंग पार्टनर्स में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कौन सी दो कैटेगरी होती है जो जाने वाला पार्टनर है, एक तो डेथ होगी, अगर मान के चलो कोई एक्सपायर हो गया तो भी ऑन गोइंग पार्टनर हो गया क्योंकि अब तो वो रहा ही नहीं। और दूसरा अगर वो रिटायरमेंट चाहता है कि हाँ बस अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो रिटायर होना चाहता है उस समय भी उसे पैसा मिलेगा, और अगर डेथ हो गया तो भी पैसा मिलेगा, है ना। सो ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज सक्सेसर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटी इंक्योर्ड बाय द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ हिज डेथ। तो डेथ के बाद अब उसकी कोई मतलब नहीं है कि भाई डेथ हो चुकी है, अब उस पार्टनर का कोई रोल नहीं है उसके बाद फॉर्म में कि अगर मेरी एक्सपायरी हो चुका हूँ तो कल को अगर मान के चल रहे कोई लॉस वगैरह होता है, कुछ होता है या प्रॉफिट होता है तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। और अगर मान के चल रहे रिटायर हो रहा है तो भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती क्योंकि अब वो क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। बट कैसे, विद पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस करेगा कि मैं इस फॉर्म से रिटायर हो चुका हूँ, कल को अगर इस फॉर्म में कोई लॉस होगा या कोई चीटिंग करेंगे तो इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ही कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल अप टू द टाइम ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस। तो पब्लिक नोटिस दे दे कि भाई मैं रिटायर हो चुका हूँ तो उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती उस पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, जो फॉर्म है। द पब्लिक नोटिस इज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड ही सीजेज हिज लाइबिलिटी फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिस। तो जब तक वो नोटिस नहीं देगा तब तक तो लाइबल है, पर उसने नोटिस दे दिया कि मैं अब पार्टनर नहीं हूँ तो उसकी लाइबिलिटी भी खत्म हो गई। सो इट इज़ एसेंशियल टू गेट अ फर्म रजिस्टर फॉर गेटिंग दिस एडवांटेज। तो इतने सारे एडवांटेज अगर हमें चाहिए, एडवांटेज फर्म को भी हो, पार्टनर्स को भी हो, क्रेडिटर्स को भी हो, कमिंग पार्टनर को भी हो, आउटगोइंग पार्टनर को भी हो, तो हाँ ज़रूरी है कि हम क्या करवा लें, फर्म को रजिस्टर्ड करवा लें, ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें थोड़े से जो आपके डिफरेंस दिया हुआ है कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में क्या डिफरेंस है, तो हमें पता है कि कुछ डिफरेंस तो हमने इनके बारे में पढ़ा है तो ये हमें पता चल गया। मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ, इसके बेस पे आप इन दोनों के डिफरेंस इजीली कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन, देखो सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही पर्सन होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही पर्सन होता है जो प्रॉफिट और लॉस दोनों बेयर करता है, और जो पार्टनरशिप है उसमें दो और दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो रजिस्ट्रेशन की बात करें हम तो रजिस्ट्रेशन में जो पार्टनरशिप है मैंने बताया था, वैसे तो बहुत ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, बट आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ताकि फर्म, ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्रेडिटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको फ़ायदा हो सके, ठीक है। बट लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें तो कोई नीड ही नहीं होती आपकी रजिस्ट्रेशन की। क्यों? क्योंकि जब तक आप जिंदा है तब तक आप चलाते हैं अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप, और जब आप मर जाते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी ख़त्म हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का कहने का मतलब है इसमें आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं, है ना, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और इसमें कोई एग्रीमेंट बनाने की नीड ही नहीं है क्योंकि एक ही पर्सन है, वही सब कुछ करेगा, तो एग्रीमेंट किसके साथ बनाएगा। बात करें मैनेजमेंट की, तो जो मैनेजमेंट करते हैं कौन करता है, पार्टनर्स करते हैं, और इसमें मैनेजमेंट कौन करता है, एक सिंगल पर्सन करता है जो लॉस बेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद हम रिस्क की बात करें तो देखो सारा रिस्क कौन बेयर करेगा, जो पर्सन होगा सोल ट्रेडर वो। बट अगर पार्टनरशिप में बात करें तो रिस्क बेयर कौन करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे अपने रेशियो में, जो उनका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन में बात करें तो अलग अलग पार्टनर अपने अलग अलग हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तो और जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसमें कौन होता है, एक ही पर्सन होता है, उसी की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो सारी फर्म वही चलाएगा और पैसा भी वही कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो जो अलग अलग पार्टनर होते हैं वो अपनी अपनी कैपिटल लेकर आते हैं और उसकी रिसोर्सेज को यूज़ करके कैपिटल का अपना बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है पार्टनर्स में कुछ
पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो कैपिटल लेकर नहीं आते, ठीक है। कभी कभी ऐसे पार्टनर भी आते हैं ना कि पार्टनर ला लेकर आए कैपिटल। हाउएवर देयर इज़ नो बार ऑन अ पर्सन बिकमिंग अ पार्टनर विदाउट ब्रिंगिंग एनी कैपिटल, ठीक है। तो जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल लेकर आते हैं, अपने शेयरिंग देते हैं और प्रॉफिट और लॉस दोनों बेयर करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने जो अपना पार्टनरशिप वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, पार्टनरशिप क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन कौन से हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज है। इसके साथ साथ हमारा जो 5th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया और आप इससे अच्छे से नोट्स बना सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।